इमेजिन करो दोस्तों कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत में रहते हैं, जहां पर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी मिली हुई है। लेकिन क्या हो अगर आज से कुछ साल के बाद भारत को एक इस्लामिक देश बना दिया जाए। वैसे प्लानिंग तो यही चल रही थी पीएफआई की तरफ से। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। ये संगठन भारत के 23 राज्यों में पूरी तरह से फैल चुका है और इसकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम एसडीपीआई है, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और इसकी खुद की एक आर्मी भी है जिसमें 15,000 सैनिक हैं। आज के इस वीडियो में हम पीएफआई को एक्सपोज करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इसके तार आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हैं और बीजेपी और कांग्रेस का इस पीएफआई से क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफआई की स्थापना 22 नवंबर 2006 को 3 इस्लामिक संगठनों को मिलाकर हुई थी, जिसमें केरल की नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक की फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीता नीति पसरई शामिल है। और ये संगठन खुद को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है। पीएफआई खुद को भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़े हुए समुदायों की मदद करने वाली एक संस्था बताती है। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है, वीडियो में आगे आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब पीएफआई की कंट्रोवर्सीज के बारे में जान लेते हैं। साल 2012 में केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट में बताया था कि केरल में हुए 27 राजनीतिक हत्या के मामलों में पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है और इसमें से मोस्टली आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ता थे। हाल ही में एनआईए ने हैदराबाद से 4 पीएफआई के एजेंट्स पकड़े थे, जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप की आड़ में मुस्लिम यूथ का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं ताकि सोसाइटी का और देश का माहौल खराब किया जा सके। और अब ये आरोप पूरी तरह से साबित हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पीएफआई का एक फेमस कांड बताता हूँ जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। साल 2010 में केरल के एक प्रोफेसर का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया गया था क्योंकि उस प्रोफेसर ने अपने क्वेश्चन पेपर में सिर्फ मोहम्मद शब्द लिख दिया था, जिसके बाद पीएफआई के एजेंट्स ने उस कॉलेज के मुस्लिम युवाओं को भड़काकर उस प्रोफेसर का हाथ कटवा दिया। इस चेहरे को याद करो दोस्तों, शायद आप लोगों को याद आ जाए। इनका नाम प्रवीण नेतारू है और ये बेंगलोर के रहने वाले थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर उदयपुर के कन्हैया लाल के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। बाद में जब इस केस की छानबीन एनआईए ने की तो एनआईए ने बताया कि इस हत्या के पीछे पीएफआई का कनेक्शन है। पीएफआई के लोगों ने ही इस हत्या की प्लानिंग की थी और बाद में इसे अंजाम भी दे दिया ताकि लोगों के बीच डर का माहौल बना रहे। दोस्तों पीएफआई के ऊपर इसी तरह से और भी बहुत से क्रिमिनल चार्जेस हैं, हत्या के आरोप है, टेरर फंडिंग के चार्जेस है। अगर मैं आप लोगों को इनके सभी चार्जेस गिनवाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल के लिंक दे दिए हैं ताकि आप लोग उस पर क्लिक कर उस आर्टिकल को पढ़ सके, ताकि आप लोग भी पीएफआई के क्रिमिनल बैकग्राउंड को समझ सकें। अब इस पूरे सिनेरियो को मैं अपने एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लो कि आप लोग दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में जहाँ कहीं पर भी हत्या, चोरी, लूट, डकैत जो भी क्राइम होता है उस क्राइम एरिया के सबसे नजदीक में आप पाए जाते हो और वो भी हमेशा पाए जाते हो। तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि पुलिस सबसे पहले आपको क्यों नहीं पकड़ेगी। सेम टू सेम यही एग्जांपल पीएफआई के ऊपर एकदम फिट बैठता है। पिछले कुछ सालों में भारत में जितने भी धार्मिक दंगे हुए हैं और उन दंगों में जितने भी लोग मारे गए हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन पीएफआई के साथ जुड़ता है। चाहे आप दिल्ली में हुए सीएए और एनआरसी के आंदोलन को ले लो या फिर रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करना ले लो, इन सभी का आरोप पीएफआई के ऊपर लगता है। ये सभी बातें मैं अपनी तरफ से बनाकर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सभी बातें देश की सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी और एनआईए बोल रही है। और यूपी एटीएस और यूपी सरकार तो पीएफआई को एक आतंकवादी संगठन भी बोल चुकी है और इससे जुड़े हुए जितने भी सबूत है वो केंद्र सरकार को भी भेज चुकी है। और इसके अलावा यूपी, कर्नाटक, असम और झारखंड की सरकारों ने केंद्र सरकार से ये डिमांड किया था कि जल्द से जल्द पीएफआई के ऊपर देश भर में बैन लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पीएफआई का कनेक्शन आईएसआईएस जैसे आतंकवादियों से कैसे है। तो अभी हाल ही में एनआईए ने देश भर में जो पीएफआई के खिलाफ 11 राज्यों में छापेमारी की थी और जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया था उसके आधार पर एनआईए ने एक चार्जशीट तैयार की जिसमें कहा गया कि देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए और देश में धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई को टेरर फंडिंग मिलती थी। ये वो पैसा होता है दोस्तों जो देश विरोधी ताकतें भारत के माहौल को बिगाड़ने के लिए पीएफआई के बैंक अकाउंट्स में भेजती है और कभी कभी ये पैसा हवाला के जरिए भी पीएफआई तक पहुंच जाता है। ये पहला और सबसे
बड़ा आरोप है। और दूसरा आरोप यह था दोस्तों कि पीएफआई देश भर में ट्रेनिंग कैंप चला रही थी, जिसमें मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता था और बाद में यही लोग जाकर ISIS में शामिल हो गए। मैंने इस टॉपिक पर काफी ज्यादा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि जो लोग आतंकवादी बनने के लिए भारत से ISIS और तालिबान के पास जाते हैं, वो लोग सबसे पहले केरल के कोच्चि एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाते हैं, फिर वहां से कतर जाते हैं और लास्ट में कतर से पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद आतंकवादी और स्लीपर सेल्स बनने की ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद इसी रास्ते से वो लोग भारत वापस आते हैं और अपना काम शांति तरीके से करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये बात याद रखना कि पीएफआई केरल में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पूरा का पूरा कांड केरल से ही ऑपरेट होता है और इस बारे में पीएफआई को बिल्कुल भी पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि पीएफआई का बीजेपी और कांग्रेस से क्या कनेक्शन है। जिस तरह से बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक उसी तरह से पीएफआई की भी एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम एसडीपीआई है और इसकी स्थापना साल 2009 में हुई थी। ये जो एसडीपीआई पार्टी है ये दक्षिण भारत जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इलेक्शन के टाइम पर मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम लोगों का वोट इसी एसडीपीआई पार्टी को जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बीजेपी को पहुंचता है। क्योंकि भारत के जो मुस्लिम लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक है और जो हिंदू लोग हैं वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। अब खुद सोच कर देखो कि अगर मुस्लिम लोग एसडीपीआई को वोट करेंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट बीजेपी को होगा और इसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का डिफरेंस है वो बढ़ जाता है और इस तरह से बीजेपी उस राज्य में बहुमत की सरकार बना लेती है। तो दोस्तों ये था पीएफआई का कनेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया हो। वैसे भी दोस्तों सरकार ने पीएफआई के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया है। वैसे आप लोगों का इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।